हेलो। तो आज 21 दिसंबर है और आज कैट का रिज़ल्ट आ चुका है। तो मैं रिज़ल्ट लगा दूंगा सामने। और परसेंटाइल मेरे बहुत ख़राब है, वो तो दिख के बन रहा है। बहुत मिस्टेक करी मैंने एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाके। और सच बताऊँ तो मतलब शायद से उतनी प्रैक्टिस भी नहीं थी। मैंने एक कैलेंडर मेंटेन किया हुआ था कौन कौन से दिन मैंने पढ़ाई करी है। तो ये जैसे कि दिख रहा होगा आपको, अगस्त से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ऑन ऑफ करके। जो क्रॉस है उन दिन मैंने पढ़ाई नहीं करी, बाकी जो टिक है उन दिन मैंने पढ़ाई करी है। तो मैंने कैलकुलेट किया ऑलमोस्ट 70 डेज़ के करीब की पढ़ाई थी, जिसमें मैंने टेस्ट दिए। मोस्टली लाइव हैं, कई मतलब मैंने लाइव किए बिना भी दिए हैं। और कह सकते हैं कि पहले 4 महीने तो शायद तो मुझे पैटर्न समझने में ही लग गए कि भाई कैसे पैटर्न कैसे पेपर देना है। स्टार्टिंग के अगस्त के मंथ में मोस्टली मैं कवर कर रहा था कि भाई मेरा क्वांट्स कवर हो जाए। फिर जब मैंने क्वांट्स थोड़ा बहुत कवर किया तो मुझे लगा कि भाई VAR CDILR में भी मार्क्स आ नहीं रहे, तो उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर मैंने 1 डेढ़ महीना लगभग VARC का दिया और मोस्टली क्वांट्स भी साइड बाय साइड कवर कर रहा था। एक दो क्वेश्चन DILR के करता था सॉल्व। फिर देखा जाए तो टाइमलाइन में जब अक्टूबर आया तो कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स स्टैग्नेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, वो बढ़ नहीं रहे थे। और थोड़ा डिप्रेसिंग सा था क्योंकि मुझे लग रहा था भाई अब 1 महीने में कि मैं कितने ही मार्क्स बढ़ा लूँगा तो क्या ही मिलेगा मेरे को। और अंदर से वो फीलिंग थी ना, क्योंकि जॉब छोड़ी हुई थी, तो कि भाई नहीं निकलेगा तो क्या होगा। हालांकि बहुत गलत चीज़ है लेकिन बट हो गई है। वैसे तो मैं इसको अब ज़्यादा सोच के कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहता इसको। अब आगे क्या है देखना पड़ेगा। शायद से GMAT दूँ, बाहर की यूनिवर्सिटी का कुछ टारगेट करूँ। अभी तो मेजर प्रायोरिटी भाई जॉब ढूंढना ही है। पहले जॉब मिले, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करूँ उसमें, और उसके बाद फिर कुछ अपडेट होगा बताऊँगा मैं। बाकी तो यही है अभी जो है। आई नो बहुत सारे लोगों का बेकार गया है। कई मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मतलब अटैम्प्ट दिए काफ़ी, और उनका पहले के अटैम्प्ट बहुत अच्छे थे, इस वाले अटैम्प्ट थोड़ा ख़राब हो गया। कईयों के अच्छे भी निकले हैं। तो ओवरऑल कह सकता हूँ कि भाई थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल गेम है ये। क्योंकि एक मेरा दोस्त जो पहले 97 98 के पास ला रहा है, अगर वो अगले ही पेपर में अगर 88 ले आए, 87 ले आए, तो पता नहीं यार, प्रिडिक्टेबल नहीं है उस दिन तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और सिर्फ एक पेपर है ना, तुम उसको साल में एक बार दे सकते हो, और वो पूरी प्रिपरेशन के साथ देना पड़ेगा तुम्हें। और उस दिन तुम्हें तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई या फिर कुछ चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चली तो नहीं आएंगे नंबर। जैसे मुझे याद है कि DILR सेक्शन में मैंने पेपर में 2 सबसे मुश्किल सेट उठा लिए थे। ऑन एन एवरेज कम से कम मैं एक सेट तो 10 मिनट में सॉल्व कर देता था, 10 15 मिनट में लगा के। फिर सेकंड सेट भी मैं पूरे खोल देता था लगभग। इस बार क्या हुआ कि DILR सेक्शन में मैंने सेट उठाए, मुझे लगा इजी है, और जो सबसे इजी सेट था मैंने उसको पढ़ा भी नहीं, पता नहीं क्यों, देखा ही नहीं बिल्कुल। फिर जो QA सेक्शन था उसमें थोड़ा टफ लग रहा था मेरे को, क्योंकि मिक्सचर्स से क्वेश्चन आए हुए थे, मतलब कोई सिंगल टॉपिक से नहीं आ रहा था, मतलब लेंदी लग रहा था मेरे को। तो हमने प्रैक्टिस में तो ये देखा है ना कि जब आपको ज़्यादा टाइम लगे तो आप क्वेश्चन को मूव ऑन करो। तो मूव ऑन करते करते ही बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए थे, तो वो भी नहीं बने। फिर उसके बाद जो VARC का सेक्शन है उसमें 2 क्वेश्चन आए थे जो मेरे को लगा पैरा जंबल वाले हैं, लेकिन असली में वो ऑड मैन आउट थे, और मैंने ऑड मैन आउट की इतनी प्रैक्टिस करी नहीं पी थी टू बी ऑनेस्ट। तो जब मैंने देखा मुझे लगा पैरा जंबल ही है, तो मैंने उसको पैरा जंबल की तरह कर दिया 2 क्वेश्चन। और पहला स्लॉट था मेरा, तो मतलब एकदम से न्यू चीज़ थी वो, तो उसमें कुछ नंबर कटे। बाकी कई सिली मिस्टेक भी हुई, तो थोड़ा पैनिक हो गया था मतलब कहूँ तो लास्ट के टाइम पे, खासकर जब DILR का सेक्शन
कि लास्ट के 10 मिनट बचे थे। तो मतलब पैनिक सा हो गया था कि मेरा दिमाग फ्रीज टाइप से, कि अब सोचा नहीं जा रहा कि भाई इसके आगे क्या करूँ। फिर सोचा कि क्वांट्स में करूँगा। तो क्वांट्स में जब देखा तो स्टार्टिंग से ही मुश्किल क्वेश्चन आ रहे थे लगातार। तो फिर मुझे लगा कि मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब क्यों मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा। बाद में जब आप पेपर दे के आते हो तो आप रियलाइज़ कर पाते हो कि हाँ भाई थोड़ा मुश्किल पेपर आया था, तो उसमें ज़्यादा अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, और मतलब तुम कम भी अटैम्प्ट करते तो चल जाता। बट उस टाइम पे पेपर में वो जज करना, और ख़ासकर मतलब पहली बार मैं पढ़ के गया था, तो मतलब मैं पहली बार दिया उसको, तो मेरे लिए वो जज करना मुश्किल हो गया था। हालांकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा मुश्किल है, बट तुम सोच के जाते हो कि भाई जब रैंक ही बननी है तुम्हारे 10-15 नंबर पे 10-15 क्वेश्चन करने के बाद, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे भाई तुम 5-6 क्वेश्चन करके जाओगे तुम्हारी रैंक अच्छी हो जाए। हालांकि इस पेपर में वही था कि अगर तुम अच्छे से 6-7 क्वेश्चन भी कर देते तो बहुत अच्छी परसेंटाइल बन जाती क्वांट्स में। बट अब नहीं हुआ, जो हो गया वो उसको मैं अब क्या कहूँ, जो हो गया भी दिया। जैड है, जैड की प्रिपरेशन मैंने बहुत अच्छी टू बी ऑनेस्ट नहीं करी है, बट करूँगा थोड़ी बहुत, क्योंकि देखता हूँ कि भाई अगर ये एग्ज़ाम है जो एक टॉप कॉलेज का है, बात तो उसको देने में मतलब कोई बुराई नहीं है। बस एक ही चीज़ जो मुझे इसमें कमी लगती है कि भाई जो मैं जैड दूँ भी तो सिर्फ एक ही कॉलेज के लिए, वो बाकी कॉलेज में मैं जाना भी नहीं चाहता। तो सिर्फ एक कॉलेज के लिए एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, और ऊपर से उसका इंटरव्यू निकले ना निकले वो भी डिपेंड करता है पैनल पे, कुछ कुछ मुझ पे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और खाली एक एग्ज़ाम के चक्कर में, खाली एक इंटरव्यू के चक्कर में अगर मैं जॉब भी नहीं करूँ तो फिर मतलब नहीं बनता, सेंस नहीं बन रहा ना उस बात का। तो इस वजह से मोस्टली मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि भाई अभी जॉब ढूंढूँ एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे माइंडसेट के साथ। थोड़ी बहुत पढ़ाई जेड की करते रहूँ, क्योंकि मोस्टली कैट से रिलेटेड ही चीज़ें हैं। कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे कि पोएम पहली बार देख रहा हूँ मैं, जैट में कुछ आता है कॉम्प्रिहेंशन के टाइम पे। ग्रामर कुछ नई चीज़ आई हुई है। जी के एक अलग ही सेक्शन है बिल्कुल, हालांकि उसके मार्क्स पहली बार में काउंट नहीं होते, बट सेकेंड राउंड में मैंने सुना है कि काउंट होते हैं, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। एक एनालिटिकल राइटिंग भी है एक टास्क, उसका भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो क्वांट्स है उसमें भी कुछ कुछ नए टॉपिक, जैसे मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री कैट के टाइम पे मैंने नहीं करी थी उतनी, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा। नंबर सिस्टम्स मैंने कैट में उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, नंबर सिस्टम्स पढ़ना पड़ेगा। और बाकी लॉजिकल रीजनिंग तो मैंने देखा है, कुछ कुछ ग्राफ्स अलग अलग हैं तो उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी यार मोस्टली यही है कि अब जॉब ढूंढनी है कि भाई घर खर्चा भी चलाना है। और मैं सही बताऊँ तो घर में खाली बैठे बैठे ना दिमाग ख़राब रहता है आदमी का। मैंने बहुत दोस्तों से बात करी, मेरे कईयों की छूट गई थी जॉब, और मतलब बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं है वो, एक लोअर मिडिल क्लास से जो आ रहा है बंदा उसके लिए। तो यही है यार चीज़ें अभी तो। आई नो कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, बहुत सारे लोग बहुत डिलेमा में गुजर रहे होंगे। कैट के बाद मैंने लगभग 10-15 दिन तो मुझे समझ नहीं आया यार मैं क्या करूं, क्योंकि 4 महीने मैं उसी के लिए पढ़ाई कर रहा था। हालांकि कैट के 1-2 दिन पहले मैं रियलाइज़ कर रहा था कि चलो ठीक है, कैट अगर अच्छा नहीं गया तो मैं जैड में कर दूँगा। लेकिन तुम एक सोच के आते हो कि भाई कम से कम इतने मार्क्स तो आने चाहिए कैट में, अगर वो भी नहीं आते फिर तुम्हारा यार मनोबल टूट जाता है। और मुझे पता है कि गलत है ये, लेकिन बट नहीं होता है, ऐसा ही बताऊँ तो। बोलना आसान है, करना उसको थोड़ा मुश्किल लगता है मेरे को, मेरी मिस्टेक है, और मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ उसको। बट अगर कहीं ना कहीं ये सिचुएशन ऐसी होती कि मेरे पास जॉब होती और मैं साथ में प्रिपेयर कर रहा होता तो उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता इस पर कि चलो ठीक है कैट बर्बाद चला गया लेकिन जैट है अपने पास। अब क्या है कि मैं जैट के लिए जनवरी तक बैठा रहूँ, उसके फिर मैं जनवरी के बाद कुछ इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं टेक में हूँ तो टेक की प्रिपरेशन थोड़ी अलग होती है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है अलग से आपको। तो वो बात बनेगी नहीं ना, फिर बहुत लेट हो जाएगा, बहुत डिले हो जाएगा। कई मतलब मैंने अपने कॉलेज के बंदे देखे जो
इवन अच्छे कोडर्स हैं जो बहुत सही कर लेते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कहूँगा कि बहुत टॉप कोडर है, उनकी अगर जॉब छूट गई तो उनको लगने बहुत मुश्किल हो रही है, कई कई 5-5 6-6 महीने से बस बाहर जॉब्स ढूंढकर उनको मिल नहीं रही, और कईयों को मिली भी है तो बहुत कम पे जो उनको पहले मिली थी उससे कम पे मिली है। तो हाँ, मार्केट कंडीशन डायनामिक्स थोड़े ख़राब से हैं, सिचुएशन इम्प्रूव होगी सब ये सोच रहे हैं। अब वो हो ना हो पता नहीं, लेकिन मोस्टली हो जाती हैं, तो मैं भी होप करता हूँ कि हो जाए। बाकी यार क्या हो, तो मतलब दोस्तों के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे खुद के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा कि नहीं हुआ। पेरेंट्स और ऑब्वियसली आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं हर चीज़, तो पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है, लेकिन मतलब पेरेंट्स की भी कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है ना तुमसे, तो तुम्हें वो पूरी नहीं करनी। खास कर बताऊँ तो मैं यार, अगर तुम नहीं कमा रहे हो तो कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है खुद के अंदर भी और डिसीजन लेने में भी, क्योंकि एक फियर हो जाता है ना कि तुम क्या करोगे। अगर यही चीज़ मैंने बिना पढ़े मतलब बिना कमाए की होती, क्योंकि मैंने 1 साल कमा लिया है तो मुझे अब वो पैसा दिख गया है कि भाई चलो पैसा कमा लिया मैंने। अगर वही चीज़ मैं बिना पैसे कमाए हुए प्रिपरेशन करता तो शायद से मुझे इतना गम या फिर इतना पैनिक टाइप से नहीं होता, क्योंकि पता था भाई मैं पढ़ ही रहा हूँ और मुझे शायद से अगली बार ही पढ़ना पड़ेगा। अब वो पढ़ना भी बहुत मतलब मुश्किल सा लगता है, क्योंकि तुमने एक्सपीरियंस के बाद एक गैप बना लिया ना, तो वो गैप अच्छा नहीं लगता। या तो तुम पहले पढ़ते या फिर बाद में तुम काम करते तो वो ज़्यादा सही लगता। अब पहले तुमने काम किया, फिर तुमने जॉब छोड़ दी पढ़ाई के लिए, फिर तुम दोबारा जॉब में जाओगे, फिर तुम दोबारा पढ़ाई करने जाओगे, तो कहीं ना कहीं एचआर के नज़र में भी अच्छा नहीं है, और ये एक इमेज देती है भाई तुम अपने माइंड में सेटल नहीं हो कभी। हाँ, देखते हैं यार क्या हुआ आगे। होपिंग फॉर द बेस्ट, चीज़ें अच्छी हो, सबके लिए अच्छी हो, मेरे लिए भी अच्छी हो, और बस और क्या बोलूँ। मेहनत करते रहो, मैं भी करता रहूँगा, हार नहीं माननी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसके अलावा चारा भी नहीं है कुछ। बाय गाइस।